Good morning, all of you. Myself, Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start a lecture on critical frequency in ionospheric wave propagation. Critical frequency means the frequency below which all frequency signal will reflected from ionospheric layers to the surface of earth, and above the critical frequency all the frequency having higher frequency will be penetrate the ionospheric layer and pass in the sky. So critical frequency is the pinpoint which shows the maximum frequency which can be transferred in the sky and reflected back at vertical incident. That means if incident angle is 0, at this angle the highest frequency which return from the sky to the receiving end is known as critical frequency, or in other words we can say the minimum frequency that will penetrate the ionosphere at vertical incident. यानी अगर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से अबव की बात करूं, एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से अबव की बात करूं कि इससे अबव की फ्रिक्वेंसी आयनोस्फीयर को प्रोपगेट कर जाएगी, तो उस केस में इसकी डेफिनेशन होगी कि वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो कि आयनोस्फीयरिक लेयर को वर्टिकल इंसिडेंट पे पेनेट्रेट कर जाएगी, यानी वर्टिकल एंगल उस केस में 0 होगा और पेनेट्रेट कर जाए वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी। मान लीजिए 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज को के सिग्नल प्रोपगेट करते हैं आयनोस्फीयरिक वेव प्रोपगेशन में। पार्टिकुलर लेयर के लिए मान लीजिए वर्टिकल इंसिडेंट पे 5 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो 5.1 मेगाहर्ट्ज या 5 पॉइंट समथिंग ये जो फ्रिक्वेंसी होगी ये क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होगी, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जो कि पेनेट्रेट कर जाएगी उस लेयर को। या ओवरऑल बात करूँ तो वो एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो वर्टिकल इंसिडेंट पे आयनोस्फेरिक लेयर को पेनेट्रेट कर जाएगी, हवा में ऊपर चली जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, वो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। दूसरे केस में आयनोस्फेरिक रीजन की अपर लिमिट की फ्रिक्वेंसी, अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट की बात करूँ तो वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो वर्टिकल इंसिडेंट पर, यानी इंसिडेंट एंगल 0 होगा, वर्टिकल इंसिडेंट पे आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस अर्थ तक आ जाएगी, उसे क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो वी कैन से इट इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी एट और बिलो विच a wave component is reflected by and above which it penetrates through the ionospheric layer। तो ये एक मिडल पॉइंट है जिससे अबव के सिग्नल्स, अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो रिटर्न बैक होती है तो भी उससे अबव के सिग्नल पेनिट्रेट कर जाएंगे, और अगर मिनिमम सिग्नल जो आयनोस्फीयर को प्रोपेगेट कर जाए, दोनों ही केस वर्टिकल इंसिडेंट पर है, और अगर पेनिट्रेट कर जाए तो उसके अबव की फ्रिक्वेंसी वैसे ही पेनिट्रेट करेगी। तो ये है एक मिडल पॉइंट हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया कि इससे नीचे की फ्रिक्वेंसी वर्टिकल इंसिडेंट पे अर्थ को रिटर्न बैक हो जाएगी और अबव की फ्रिक्वेंसी पेनिट्रेट कर जाएगी। नाउ अगर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल है और उसको आयनोस्फीयरिक लेयर से रिफ्लेक्ट करवाना हो, वापस आयनोस्फीयरिक प्रोपगेशन करवाना हो, तो उसमें वर्टिकल एंगल जो इंसिडेंट एंगल है वो वर्टिकल नहीं रख के उसकी कुछ वैल्यू रखनी होगी, उसको कुछ स्लाइंटेड प्रोपोगेट करवाना होगा। एंटीना की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रखनी होगी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो वर्टिकल इंसिडेंट ना हो, यानी 0 डिग्री नहीं हो, और उसकी प्रॉपर वैल्यू हो। तो इस तरीके से क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल भी रिफ्लेक्ट बैक करवाए जा सकते हैं। नाउ द क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द डे एंड डिक्रीजेज एट नाइट। दिन में बिकॉज क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पे, एटम्स की डेंसिटी पे, डेंस मीडियम पे, इस पे डिपेंड करती है। तो दिन में बिकॉज सन रेज की वजह से एटम्स जो होते हैं, न्यूट्रल एटम्स, वो आयनाइज होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
किसी भी लेयर में बढ़ जाते हैं, तो उस केस में क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और रात में बिकॉज रिकॉम्बिनेशन होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस कम हो जाते हैं, न्यूट्रल एटम्स बढ़ जाते हैं किसी भी लेयर में, तो पार्टिकुलर लेयर के लिए क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरीके से क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, सेम क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी को आप थोड़ा स्लाइड करते हो, यानी उसमें कुछ इंसिडेंट एंगल दोगे, तो वो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी श्योरली रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ पे आएगी। और दूसरे एक और इसकी जो फीचर है कि अगर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी जो कि वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है जो आयोनोस्फीयर से प्रोपोगेट होके वापस आ पाती है और उससे अबव की फ्रिक्वेंसी पेनिट्रेट कर जाती है, ये क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है। तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी को जब आप वर्टिकल इंसिडेंट पे छोड़ते हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, तो इस केस में वो सेम पाथ को फॉलो करेगी, यानी वर्टिकल इंसिडेंट जिस ट्रांसमिटिंग एंटेना से छोड़ा उसी पाथ को फॉलो करते हुए वहीं पे जो रिसीविंग एंटेना है उस पर आके रिसीव होगी, यानी जिस साइड से आपने छोड़ी है वो उसी साइड पे आ पाएगी। और हल्का सा एंगल दिया, कुछ भी इंसिडेंट एंगल बढ़ाया उसका उसी फ्रिक्वेंसी का, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करके अनदर साइड पे जाके रिसीव होगी। तो ये एक इसका फीचर है जो कि नेचुरल फीचर है। ध्यान रखने वाली बात है कि वर्टिकल जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है वर्टिकल इंसिडेंट करते हैं और वर्टिकली वापस उसी साइड पे आ जाती है, और उसमें थोड़ा सा एंगल देते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी श्योरली रिसीव होती है, दूसरी साइड पर रिसीव होती है। ना इसी तरीके से जो अनदर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की, या फिर मैं इसका फीचर कह सकता हूँ, वो है कि ये जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, यानी सेम प्रोसेस जैसा मैंने आयनोस्फीयरिक वेव प्रोपगेशन बताया था कि रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होते होते एक पार्टिकुलर एंगल पे रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होगा और एक पार्टिकुलर एंगल से अगर वेव को इंसिडेंट किया जाए, यानी उसका इंसिडेंट एंगल थीटा आई की पार्टिकुलर वैल्यू पे वो जो रिफ्रैक्शन है वो टोटल रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और सिग्नल वापस लेयर से रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक पहुंच पाएगा। तो ये फिनोमेना जो आयनोस्फीयर का था वही सेम फिनोमेना इसका है। यहाँ पे आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए वेव इंसिडेंट हो रही है, थीटा आई एंगल है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। डेंस से रेयर, वाटर से एयर बता रखा है यहाँ पे। और अपना आयनोस्फीयर की बात करें तो डी लेयर जिसमें न्यूट्रल एटम्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, यानी हाईली डेंस होता है। तो डेंस मीडियम से लाइट मीडियम यानी डी से ई लेयर में जाता है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, अपने मेन पाथ से थोड़ा डाइवर्ट होती है और जो नॉर्मल जो वर्टिकल एक्सिस है नॉर्मल जिसे कहते हैं उससे दूर जाती है। और ई से एफ में, F1 में भी यही होगा, F1 से F2 में भी होगा। अब ये इंसिडेंट एंगल की अगर प्रॉपर वैल्यू जिसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं अगर वो रखी जाए तो जो वेव्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो दूसरी सरफेस के पैरेलल हो जाएगी और उससे हल्का सा अगर ज़्यादा इंसिडेंट एंगल करे तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी उसका रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक होके अर्थ पे आएगी। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम ionospheric wave propagation. Now this is the formula of critical frequency. Fc equals to n into under root of n max, where n max is the electrons density per meter cube in a particular layer. किसी भी लेयर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मीटर क्यूब एरिया में, मीटर क्यूब वॉल्यूम में, दैट इज़ electron density n max. So critical frequency is totally depend upon under root of electron density in a particular area. And the mathematical relationship of critical frequency and maximum usable frequency is given by as F equals to maximum usable frequency divided by sec theta. इसका डेरिवेशन भी आप देख सकते हैं। ये देखिए क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के डेरिवेशन के लिए सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है
कि कोई रे एक मीडियम से दूसरे से तीसरे मीडियम में जाती है तो n0 साइन थीटा ई, n1 साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा 2, n के साइन थीटा के, इस तरीके से इस रूल को फॉलो करता है। अब अगर इस आयोनोस्फीयरिक वेव प्रोपगेशन की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हवा से आयोनोस्फीयर लेयर में एंटर करता है, यानी n0 क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो n0 तो 1 हो जाएगा और n0 साइन थीटा आई इक्वल्स टू n1 साइन थीटा 1, या फिर n1 को मैं कह सकता हूँ कि केथ लेयर में, यानी d या e या f1 या f2। तो केथ लेयर से अगर सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है तो ये फॉर्मूला इसका फॉलो होगा, एन आई साइन थीटा आई इक्वल्स टू एन के साइन 90 डिग्री, बिकॉज वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है तो वो 90 डिग्री हो जाता है। तो n0 1 हो गया, n के उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, n0 एयर का था, और थीटा ई इंसिडेंट एंगल है, और थीटा आर यहाँ पे जिसको 90 डिग्री कह दिया है वो रिफ्लेक्शन एंगल है। तो इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो मेरे को वैल्यू मिलेगी n के इक्वल्स टू साइन थीटा आई, और वी नो दैट एन के इज एल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव परमिटिविटी से इस तरीके से रिलेटेड है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन थीटा से इस तरीके से रिलेटिव है। तो हम इन दोनों को इक्वलेट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को, इस तरीके से कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा आई, और इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस एन क्यू स्क्वायर अपॉन ईटा एम ई डब्ल्यू स्क्वायर। और यहाँ पे ये टिपिकल वैल्यू दे रखी है, अगर इन वैल्यू को रख के सोल्व करते हैं तो ये मिलेगा आपको इस तरीके से, और टोटल जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी एफ सी इक्वल्स टू 9 इंटू रूट स्क्वायर ऑफ एन मैक्स। तो ये क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है। और आगे देखिए ये रिलेशनशिप बता रखा है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी और मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी का, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली एक और डेरिवेशन में बताता हूँ आपको। देखिए इसमें बता रखा है कि डिपेंडेंसी ऑफ क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूजिंग प्लाज्मा ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट। प्लाज्मा ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट में कुछ इस तरीके से बताया है। देखिए सेम वही इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू रखी है, मास का वैल्यू रखी है, जो परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस में उसकी टिपिकल वैल्यू रखी है, और इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके एफ सी की वैल्यू निकाली गई। वो सेम कॉन्सेप्ट जो अभी बताया है। और एक और बता रखा है रिलेशनशिप विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये भी आप रेफर कर सकते हैं। इसमें भी क्रिटिकल जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है वो सेम आती है। 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो बताई गई है यहाँ पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से क्रिटिकल वैल्यू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी काम में लिया जा सकता है। थैंक यू।